चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखेंगे। फटाफट चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का इकाई है क्या है? दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। एम्पियर का मात्रक क्या होता है? एम्पियर का मात्रक होता है विद्युत धारा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? पार्सेक दूरी का इकाई है। ठीक है, तो पार्सेक दूरी का इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियमित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई, ये भी सही है। समुद्र मील दूरी का इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा का इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा का इकाई नहीं है। ये क्या है? सुनियमित नहीं है, डी सुनियमित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पास्कल पीए इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। पास्कल दाब का इकाई है। केंडला मात्रक है, केंडला है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक क्या है? तो है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में किस भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब के समान क्या है? बीमीय सूत्र नहीं है। ऊष्मा अदिश राशि क्या है? अदिश। ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता है, सो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? सदिश राशि वेग क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली भौतिकों की क्या है? समान त्वरण होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली शून्य में भौतिक राशि का स्थिति क्या होता है? समान त्वरण का। जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 17, ध्यान से देखिएगा, ग्रुप डी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है ये सब। तो देखेंगे 17 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका क्या होता है? का कारण होता है विरामा और जड़त्व का नियम। विराम अवस्था में वो अश्व खड़ा होता है और एकाएक चल दे तो जो घुड़सवार बैठा होता है वो गिरा जा सकता है। किसके कारण? विश्राम और जड़त्व के नियम के कारण। चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लग जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम के आधार पर इसको कहा जा सकता है। उसके बाद है, बल का गुणनफल क्या होता है? बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण होता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर शरीर का वजन क्या होता है? अधिकतम होता है।
उसके बाद है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3 किग्रा, यानी 1 किग्रा में लगभग 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। ठीक है, पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। उसके बाद 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन, अभी बताया हूँ। चलिए दोस्तों इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन क्या है, जल के आयतन में परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्या होगा? पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। चलिए 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सही है, पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्यों कठिन होता है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ़ ज़्यादा फिसलता है, पैर उस पर रुक नहीं पाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ का स्तर पहले जितना होगा बी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी का पानी हल्का और समुद्र का पानी भारी होता है, उसमें नमक होने के कारण। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे के घनत्व से कम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी होता है तो अधिकतम घनत्व होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित उसका घनत्व रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है 36 नंबर, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण निकल जाता है। वायु में क्या होता है? दाब में कमी हो जाता है। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम है, उसके लिए उबलने का उसका जो दाब होता है वो कम हो जाता है, इसके वजह से उबलने लगता है। उसके बाद है 40 क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी वो बुलबुला क्या होता है? फूला होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाता है, संकेत है कि मौसम क्या है? तूफ़ानी होगा। अगर वायुमंडल का दाब रीडिंग अचानक गिर जाए तो ये संकेत होता है कि तूफ़ान आने वाला है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है देखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्या हो जाता है? फट जाता है। वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडल घट जाता है ऊपर, इसके लिए वो ऊपर जाकर क्या होता है? गुब्बारा फट जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है।
चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है। ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं कब? स्थितिज ऊर्जा में। निम्नलिखित, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा क्या है? नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होता है? चौगुनी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। चलिए उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का जो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। न द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। चलिए उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अब केंद्रीय बल लगता है। ग्रुप 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2022 जो 17 अगस्त से ग्रुप 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। फिज़िक्स का ये 100 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, तो जो ज़रूर गौर से देखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी के सतह पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो व्यक्ति को अपना भार क्या होता है? अधिक महसूस होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है जब वो लिफ्ट नीचे आ रही होती है, त्वरण के साथ नीचे आ रही होती है। चलिए उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक हो जाता है? 1/6 भाग। उसके बाद है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड, लोलक का टाइम पीरियड कितना होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक जितना लंबा होगा उसका टाइम पीरियड उतना बड़ा होगा। चलिए उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त रहती हैं? लोलक घड़ियाँ लंबाई बढ़ जाने के कारण, जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त मालूम पड़ती हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद पार्श्व विकृत तथा अनुदैर्ध्य प्रकृति के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्श्वों का अनुपात, पार्श्वों का अनुपात कहते हैं। ठीक है, पार्श्वों का अनुपात। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, सतही तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण क्या होती? क्वेश्चन नंबर 61, तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण तेल क्या होता है? ऊपर उठता है। केशिकत्व के कारण, जो बाती लगता है उसके कारण। कह रहे हैं कि सान्यता की इकाई क्या है? सान्यता का इकाई होता है पॉइज होता है सान्यता की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित आर्किमिडीज हैं। चलिए महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किससे? ग्रीस से, ग्रीस के रहने वाले थे। चलिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। चलिए अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? क्या होता है? प्रसव्य तरंग का उपयोग करता है। कौन? चमगादड़। चलिए प्रसव्य के ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति कितनी होती है?
20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं परसव्य की ध्वनियाँ। ध्वनि तरंगे होते हैं, ध्वनि तरंगे कितने होते हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं लंबवत होती हैं ध्वनि तरंगे। चलिए, श्रव्य परिसर से ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुनी कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, उसके बाद है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल कब अधिकतम होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्नलिखित में से किसके संगत होता है? 100 डेसिबल का शोर निम्नलिखित किसके संगत होता है? किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल, किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल 100 डेसिबल के संगत होता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर किया जा सकता है। किससे? केवल ध्वनि गुणवत्ता से अंतर किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, एक जेट वायुयान 2 मार्च के बेग से हवा में उड़ रहा है, तब ध्वनि का वेग 332। चलिए, इसके बाद 75 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 उसके बाद है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण इको उत्पन्न करती हैं। सोनार अधिकांश प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो नौ संचालकों द्वारा, सोनार नौ संचालकों द्वारा अधिकतम उपयोग किया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव और चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ती जाती है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310। ठीक है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान मापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री न्यूनतम संभव ताप हो सकता है। चलिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ताप होता है कितना? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे अच्छा सुचालक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। सामान्य मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? इसका
क्या कारण है? तो दोनों परतों के बीच संपुट वायु के कारण होता है। दोनों परतों के बीच संपुट वायु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ग्रीष्म काल में हम सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, जिसके कारण हमें गर्मी कम महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन, दुर्मिति के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। चलिए उसके बाद ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या कारण होता है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कितना? 100 डिग्री तापमान पे उबलने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलता जल से कम। क्या है? उसके बाद भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, इसके कारण। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा संरक्षण के नियम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग। चलिए उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के पास, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छा